हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त। मेरा नाम है रेहान और आप देख रहे हैं बी रैंकर्स। आज हम बड़े ही ख़ास इंसान के साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत सारी चीज़ों में तरह तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। क्योंकि अभी कोरोना है, लॉकडाउन है, घर पे हैं हम, और पढ़ने के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के पास कुछ है नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। तो इस वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। और जो स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया है और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बच्चों ने डायरेक्टली पूछा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट को पर्सनली उसको वो चीज़ उसकी लाइफ में देखने को मिलता है, लेकिन उसका जवाब ढूंढ पाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। ओके, थैंक यू रेहान भाई इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। दोस्तों, मैं हूं अक्षय कुमार और जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं बी रैंकर्स पे जीएस की टीचिंग करता हूं। रेहान भाई, आज हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है। तो रेहान भाई, आपका पहला क्वेश्चन क्या है, आप प्लीज़ बताइए। तो पहला सवाल अक्षय सर से मेरा ये है कि एजुकेशन होता क्या है। भैया, 4 साल का बच्चा होता है और पेरेंट्स को पहले से सेविंग बना के रखनी पड़ती है, सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। करनी क्यों पड़ती है? पेरेंट्स इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, क्यों उठाते हैं? बच्चे बहुत छोटी उम्र से पढ़ाई करनी स्टार्ट कर देते हैं और अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा टाइम ना एजुकेशन को देते क्यों हैं? पहला सवाल मेरा ये। एजुकेशन 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 लगा के रखा है सबने, है क्या? रिश्तेदार भी कितने मार्क्स आए उनको क्या मतलब भाई? तो पहला जवाब अक्षय सर से हम इस चीज़ का मांगें। हाँ, ये तो है, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। सभी बोलते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। आखिर पढ़ाई करें तो क्यों करें? एक बड़ा सिंपल सा रीज़न है। तो इसका एक जवाब मैं आपको बताता हूँ। कोई भी काम, एक बार मोहम्मद अली और साथ में एक रेसलर था। तो मोहम्मद अली जो लड़ाई कर रहा था, एक्चुअल में वो एक क्रिश्चियन पैदा हुआ था, लेकिन वो रंग से थोड़ा सांवला था, वो ब्लैक था। तो क्रिश्चियनिटी में क्या होता है, वाइट पीपल और ब्लैक पीपल में एक डिस्क्रिमिनेशन होता है, लोगों में भेदभाव होता है। तो उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था कि ये जो सफ़ेद लोग हैं, जो हम काले लोगों से एक घृणा रखते हैं कि हम लोग कमज़ोर हैं, तो उसने एक अपनी लाइफ में लक्ष्य बनाया था कि मेरे को पता करना, मेरे को लगाना है कि ज़िंदगी में काले लोग कहीं भी पीछे नहीं। और वो इसलिए बॉक्सर बना। लेकिन एक इंसान उसके साथ कंपटीशन करना चाहता, तो उसका पर्पज़ ये था कि मैं जो है बॉक्सिंग करूँगा किसको हराने के लिए, मोहम्मद अली को। लेकिन मोहम्मद अली का पर्पज़ था कि मैं लोगों को उठाने के लिए बॉक्सिंग करूँगा, उसका पर्पज़ था लोगों को लेवल में लाने की। तो ज़िंदगी में सबसे पहली चीज़, एजुकेशन में सबसे पहली चीज़ होना चाहिए पर्पज़। आप किस पर्पज़ के लिए पढ़ रहे हैं? आप कोई नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं? आप किस चीज़ के लिए पढ़े? तो सबसे पहली चीज़ है आपका पर्पज़। जितना बड़ा आपका पर्पज़ होगा, एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं ना सर, एम हाई ड्रीम हाई, कि सोचना ही है तो कम से कम इतना तो सोचें कि हमें बहुत ही अच्छे लेवल पे सीखना। आप एजुकेशन इस तरीके से नहीं कि पढ़ना ज़रूरी है या पढ़ना पड़ेगा, सीखने के लिए क्यूरोसिटी, आपके अंदर क्यूरोसिटी होनी चाहिए। एडिसन के अंदर एक क्यूरोसिटी थी कि लाइट कैसे जलती है। तो एजुकेशन सबसे पहले डिफाइन करो आप अपनी लाइफ में अपना पर्पज़। ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, मकसद भरी ज़िंदगी। आप एजुकेशन को, अगर आप एजुकेशन सबसे पहली चीज़ एक चीज़ हो, एजुकेशन सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, एक्टिंग भी एजुकेशन है। उसमें कॉमेडी जोनर है, उसमें अपना एक्शन जोन है, अलग अलग जोन है। सिमिलरली सिंगिंग में अपना है, सूफी है। हर चीज़ एक लर्निंग है। आप सिर्फ एजुकेशन को किताबों तक सीमित मत रखो। एजुकेशन स्पोर्ट्स में है, विराट कोहली कवर ड्राइव लगाता है, स्ट्रेट ड्राइव लगाता है, सब चीज़ की पहले प्रैक्टिस होती है। एजुकेशन इज़ नॉट कि आपको किताब पढ़नी है, एजुकेशन एक लाइफ है, कैसे लोगों को डील करना है, इसके लिए अलग से एजुकेशन है। तो एजुकेशन ज़िंदगी के हर टाइम में। सबसे पहले आप लोग अपना पर्पस डिसाइड करो और उसके बाद ज़िंदगी का मतलब ही सीखना मेरे दोस्त। पहले जवाब से मुझे पहला जवाब अक्षय सर का काफ़ी अच्छा लगा। इनफैक्ट मुझे खुद बहुत कुछ जानने को मिला। लेकिन मेरा दूसरा सवाल अक्षय सर आपसे ये है कि जब भी एजुकेशन से रिलेटेड हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या कुछ भी ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि ऐसा लगता है अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए, अच्छा सा लगता है कि अब पढ़ने का मन करता है,
मन करता आज ही सारी किताबें, सारा सिलेबस सब खत्म कर देंगे, लेकिन होता क्या 2 घंटे 3 घंटे 2 दिन 3 दिन बाद वो सब कुछ खत्म हो जाता है। इसका रीज़न क्या है, मतलब बोरियत क्यों हो जाती है एजुकेशन में, या हम बहुत जल्दी उब क्यों जाते हैं अपने सब्जेक्ट से? तो दूसरा सवाल मेरा आपसे ही है। सो रेहान भाई, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लॉजिक वर्सेस इमोशन। कि लोग कहते हैं कि लॉजिक इमोशन, बुक पढ़ने में बड़ी नीरसता आ जाती है, पढ़ते पढ़ते यार ये क्या है, मोटिवेशन हुई थोड़ी देर के लिए, उसके बाद अरे यार बस बहुत हो गया। तो देख, एक सिंपल सी बात है, किताबें 2 तरीके की होती हैं। एक जो लॉजिकल, जो आपको लॉजिक पढ़ाएंगे, जैसे मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, प्लस माइनस, ये सब आपको लॉजिकल चीज़ें बताएंगे। तो इसमें क्या है, लॉजिक में कभी भी कोई रस नहीं आता। और इमोशन, जैसे आप मूवी देखते हो, आपको पूरी मूवी याद हो जाती है 3 घंटे की, उसका सिंपल सा पर्पज़ है, वो इमोशनल होती है। सो लॉजिकल चीज़ आप जब पढ़ोगे जब आपको इमोशनली बैकिंग होगी। इसीलिए जब भी कोई, जितने भी पढ़ते हैं लोग, आप कभी भी देखना, APJ अब्दुल कलाम सर, जितने भी महान शख्सियत है, वो लॉजिकल किताब पढ़ने के साथ साथ इमोशनल बुक्स भी रखते हैं जो उनको बार बार मोटिवेट करती है। जैसे कि महात्मा गांधी जी की किताब माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ ऑफ माई लाइफ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर की किताब है, दुनिया भर की किताब है जो आपको इमोशनली बैक करेंगे, मोटिवेट करेंगे अगेन एंड अगेन। क्योंकि एक साइकिल है, आप एक बार पढ़ोगे, ऊपर जाओगे, डाउन आओगे, डाउन आए तो बैक टू द बुक्स अगेन, कि आप क्यों पढ़ाई शुरू कर रहे हो, उसके बाद अगेन। सिमिलरली विराट कोहली क्या करता है, जब भी वो डाउन होता है वो जाकर रोनाल्डो की वीडियो देखता है। सो आपके इमोशंस आपकी एजुकेशन को सपोर्ट करेंगे। जब आपका लॉजिक बैक होगा, इमोशन से 2 चीज़ मिलकर फोकस रखेंगे तो आपकी एजुकेशन सक्सेस होगी। सो लॉजिक वर्सेस इमोशन नहीं, लॉजिक प्लस इमोशन होना चाहिए। ओके, दूसरा क्वेश्चन का भी बहुत बेहतरीन जवाब आया। थैंक यू सो मच अक्षय सर कि आपने इतना अच्छा जवाब दिया। लेकिन तीसरा सवाल मेरा ये है कि लॉजिक वर्सेस बिलीफ। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉजिक को फॉलो करने के लिए ज़्यादा बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिलीफ या फिर फेथ को फॉलो करने के लिए ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मतलब लॉजिक और फेथ का कनेक्शन क्या है एजुकेशन में। तो रेहान भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, लॉजिक वर्सेस बिलीफ। इस पर एक सिंपल सा बात बताता हूँ, जितने भी मीडियोकर लोग होंगे ना, जितने भी मीडियोकर लोग होंगे वो सब लॉजिकल होंगे। जैसे कि एक सिंपल सी चीज़ है, एडिसन भाई साहब, वो एक बल्ब बनाने चले थे कि मैं इस पूरी दुनिया को, जो है ना, इस पूरी दुनिया को एक लाइट दूंगा, मैं इस दुनिया को अंधेरे से आज़ाद करा दूंगा। ये उसका फेथ था, क्योंकि आज तक दुनिया ने किसी ने ऐसा कोई काम किया नहीं था। तो लोग क्या करते थे, उसका मजाक बनाते थे, क्योंकि उस टाइम का लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। सोचो, 2 आदमी ने सोचा कि हमको प्लेन उड़ाना है, तो लॉजिकल लोग उनका बड़ा मजाक उड़ा रहे थे, बोला ये प्लेन उड़ाएंगे देखो। लेकिन फेथ लॉजिक को चेंज करता है। फेथ की कोई अच्छा पर्पज़ जब भी आपके साथ होगा तो आपका लॉजिक अपने आप नया लॉजिक बनाओगे और दुनिया उस पर बिलीव करेगी बाद में। तो ये एक प्रोसेस है। तो भैया जी, अब चौथा क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि आज के टाइम पे पूरा वर्ल्ड शायद इस चीज़ में इन्वॉल्व है। ये अपने पर्सनल स्टेटस को शो ऑफ करने के लिए बहुत सारे लोग करते हैं। अब है क्या, ये बताता हूँ। इंटॉक्सिकेशन, सबका इंटॉक्सिकेशन अलग अलग होता है। कुछ लोग कॉफ़ी, चाय, कुछ लोग धुआंधारी, कुछ दारूबाज होते हैं। और स्टूडेंट लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टेज ऐसा आता है कि वहाँ पर बच्चा या स्टूडेंट उस चीज़ को करने के लिए मजबूर हो जाता है, या शायद मजबूर कर दिया जाता है। क्योंकि लाइफ में एक स्टेज ऐसा आता है कि गर्लफ्रेंड भी होती है, बहुत सारी परेशानी भी होती है, किसी की ना हो तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, और बहुत सारा डिप्रेशन भी होता है। तो उस वक्त कुछ बच्चे इसमें गलत रास्ते पे चले जाते हैं, जो कि उनकी करियर का मतलब बहुत बड़ा जो एक डिसीज़न लेने का टाइम होता है, उस समय ये लोग ये गलत डिसीज़न लेते हैं और बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेट करते हैं। कुछ लोग ड्रग्स भी लेते हैं और बहुत हैवी नशे करते हैं और सोचते हैं कि अब जैसे आपने सुना भी होगा, तू तो बस 2 पैक पीता है बस, मतलब जैसे कितनी बड़ी बात हो ना कि 2 पैक है, 3 पैक है, 4 पैक। कुछ लोग 2-2 सुट्टा एक साथ खींचते हैं कबीर सिंह देखने के बाद। तो ये जो इंटॉक्सिकेशन है, इसका क्या मसला है, ये इसका जवाब मैं आपसे चाहता हूँ। आपने इंटॉक्सिकेशन की बात की रेहान भाई, तो मैंने भी देखा है, इवन एक मिथ भी है कि जो है बड़े टॉपर्स जो है कॉफ़ी पीते हैं, इंटॉक्सिकेट करते हैं, रात को जगने के लिए सिगरेट पीते हैं, सिविल सर्वेंट्स, इनकम टैक्स ऑफिसर्स। तो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, इंटॉक्सिकेशन कोई बुरी चीज़ नहीं है।
पैगंबर साहब सबसे बड़े इंटॉक्सिकेटेड थे। कृष्णा, मीराबाई को नशा था। इवन प्रभु देवा जब कहता है ना कि डांस करने का अपना अलग नशा है, अक्षय कुमार कहता है एक्टिंग का अलग नशा है। आपका कर्म ही आपकी पूजा है। जिन लोगों के पास अपनी लाइफ में एक पर्पस के साथ अपना काम, उसमें नशा होने लगे ना, तो उसको क्या है, दूसरे नशे की ज़रूरत ही नहीं। शाहरुख खान 18 घंटे एक्टिंग करता है, क्यों? क्योंकि उसको उस चीज़ का नशा है, उसको उस चीज़ में मज़ा आता है। सो नशा, जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं मिलता ना, तो ऑब्वियस ही बात है वो छोटे मोटे नशे पे रुक जाएंगे। नहीं तो सबसे बड़ा नशा होता है आपके काम का, इवन भगवान का। कबीर कितना बड़ा नशेड़ी था कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और मुल्ला चढ़ा बांग दे जैसे बहरा हुआ खुदाई। कबीर जो बेइज्जती करता है हिंदू की भी मुस्लिम की, आज उसको हमारी पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, और वो कोई पढ़ा लिखा नहीं था, वो सिर्फ समझदारी थी उसकी। सो इंटॉक्सिकेशन कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ों की इंटॉक्सिकेशन होनी चाहिए। आपके काम को आप, लेकिन क्या होता है आजकल लोगों को मजबूरी में क्या है, काम कुछ दूसरा करना पड़ता है और इच्छा कुछ दूसरी होती है, तो उससे फ्रस्ट्रेट होकर इंटॉक्सिकेशन से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन और डोपामिन, जिससे हैप्पीनेस मिलती है। तो कुछ लोग ड्रिंक करके वो ले लेते हैं, सिगरेट करके लेकिन जिनको अपने काम में मज़ा आता है ना, वो अपने काम से उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं। सो इंटॉक्सिकेशन अच्छी चीज़ों का ज़रूरी है, बुरी चीज़ों का नहीं। भैया जी से अगला सवाल मेरा ये है कि जो लाइफ में कुछ स्टेजेस ऐसे आते हैं जहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज़ मजबूरी है हमारी या मंजूरी है, क्योंकि कभी कभी कुछ डिसीज़न हमें ऐसे मानने पड़ते हैं जो कि हमारे डिसीज़न नहीं है। हो सकता है वो किसी के भी डिसीज़न हो सकता है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपके बॉस का डिसीज़न है, हो सकता है आपकी फैमिली में आपका पेरेंट्स का डिसीज़न है, हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में आपके फ्रेंड्स का डिसीज़न है, और आप उसको मान भी रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसमें हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वो चीज़ हमारी मजबूरी है करना या मंजूरी है करना। तो ये जो भी मजबूरी या मंजूरी जो होता है, ये एक एटीट्यूड जो होता है हमारा कि किसी चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं या किसी चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं। तो उस चीज़ को हम कैसे रोकें या हम अपने एटीट्यूड को कैसे बदलें ताकि उस चीज़ में हमें इंटरेस्ट आए। अच्छा रेहान भाई, ये क्वेश्चन भी आपका बड़ा अच्छा है। एटीट्यूड की आपने बात की है, तो इस पर मेरे को एक क्वेश्चन, एक वाकया ध्यान आ गया। एक बार एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है, और पेशेंट जो है डॉक्टर के पास जाके बैठता है कि डॉक्टर साहब मेरी जो है आँख का इलाज बताइए, मेरे को कम दिखता है। तो डॉक्टर ने क्या किया, अपना चश्मा उठा के पेशेंट को लगा दिया, बोला देखिए इससे सामने जो नंबर्स आ रहे हैं वो देखिए। तो जो पेशेंट बोला कि डॉक्टर साहब मेरे को तो नहीं नज़र आ रहा सामने क्या हो रहा है। बोले नहीं पॉजिटिव एटीट्यूड लगाइए, थोड़ा सकारात्मक सोचिए आप इसको देख के, क्योंकि ये चश्मा मैं लगाता हूँ तो इसी चश्मे से जो है आपको भी जो है नज़र दिखाई देगी। तो बोला पॉजिटिव एटीट्यूड की। सो पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड की बात एक कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए, नहीं तो बेवकूफ़ी में एटीट्यूड मैटर करता है। जब आपकी ज़िंदगी में आप डिप्रेस्ड हो, फ्रस्ट्रेट हो, जैसे एक सिंपल सी चीज़ है, एक बुरा आदमी जब भी आपके साथ होगा तो आप एटीट्यूड से क्या बोलोगे अपने आप को, यह आदमी मेरे में पेशेंस क्रिएट करेगा। एक अच्छा आदमी जब आपके साथ होगा तो आपका एटीट्यूड क्या होगा कि मेरे को इससे कुछ सीखने को मिलेगा। और एक कमज़ोर आदमी जब भी आपके साथ होगा तो आपको उसके हिस्से का काम करना पड़ेगा, तो आपको मजबूत बनेगा। सो एटीट्यूड एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो बहुत मायने रखता है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड, जैसे वो एग्जाम्पल बताया, वो पागलपन है। सो एटीट्यूड में डिफरेंस है। भैया जी अगला सवाल जो आपसे है ना, वो मैंने खुद भी पर्सनली बहुत ज़्यादा फेस किया है। तो ये सवाल मेरा अपनी तरफ से आपसे है कि जो पीयर ग्रुप होता है या जिसे यारी दोस्ती संगति कहते हैं, उसका हमारी लाइफ में क्या रोल है, कि क्यों ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ डिसीज़न हमारे संगति की वजह से या हमारे ग्रुप की वजह से हमें लेने पड़ जाते हैं, या उनकी क्या भूमिका है हमारी ज़िंदगी में। हाँ रेहान भाई, पीयर ग्रुप को लेकर बड़ा पर्सनल हो रहे हैं आप। सो देखो, एक कहावत है, संगत में रंगत बदलती है। जैसे ही आपके हर लोग अपनी अपनी एनर्जी वाइब्रेट करता है, हर इंसान अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। जैसे ही कोई पॉजिटिव आदमी आपके लाइफ में आएगा, हर एक आदमी का चेहरा जिसका भी उदास होगा ना, वो भी लाइट हो जाएगा, क्योंकि कुछ ओरा ग्रेस कुछ लोग लेकर चलते हैं। तो संगत में रंगत आपकी बदलती है। हर इंसान जब वाइब्रेशन करता है, इवन अर्थ वाइब्रेट कर रही है, दुनिया का हर एक पार्टिकल वाइब्रेट करता है। जब आप एक वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के साथ जब साथ में रहोगे तो आपकी वाइब्रेशन उसकी वाइब्रेशन साथ में क्या होगी, एक्सचेंज होगी। इसीलिए कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव एफिलिएशंस।
अच्छे लोगों की संगत आपको अच्छी दिशा में ले जाएगी, बुरे लोगों की संगत आपको बुरी दिशा में ले जाएगी। सो संगत बहुत मायने रखते। कभी भी देख लेना, जितने भी महान शख्सियत होंगे वो क्या करते हैं, अगर उनको कोई इंसान नहीं मिलता ना, वो खाली बैठ के किताब पढ़ेंगे, क्योंकि किताबों के थ्रू वो संगत ले रहे हैं अच्छे लोगों की, वो थॉट प्रोसेस की। तो जितने भी महान लोग हैं वो अपनी संगत का हमेशा ध्यान रखते हैं। तो संगत सबसे ज़्यादा मैटर करती है, सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें दो वर्ड्स जो है ना बहुत हिला के रख देते हैं, एक लक्ष्य और दूसरा है काम। कहने का मतलब ये है कि एम और प्रोसेस, ठीक है, ये किसी भी स्टूडेंट को ना हिला के रख देता है अगर आप इसको ध्यान से समझोगे। तो इस सवाल का भी जवाब मैं आपसे चाहता हूँ कि किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करें या दोनों को रिलेट करें कि प्रोसेस क्या है या फिर हमारा एम क्या है। सो रेहान भाई, अगला क्वेश्चन आपने पूछ लिया है प्रोसेस वर्सेस एम को लेकर। ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है कि भाई सामने काम पे ध्यान दे या लक्ष्य पे ध्यान दे। तो एक बार क्या हो गया कि एक बार एक हिमालय पे एक गुरुजी के पास जाते हैं एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी से बड़ा उदास हो गया था, फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैं त्याग करके चल पड़ा हूँ। और वहाँ पर उसने जाकर पूछा, बोला गुरुजी जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम पे ध्यान दूँ या फिर लक्ष्य पे ध्यान दूँ। मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ, दिमाग में आ गया कि पास हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा, पढ़ाई कर रहा हूँ, दिमाग में आ गया फर्स्ट आऊँगा या नहीं आऊँगा। तो गुरुजी ने उसको ये बताया कि देख मेरे भाई, तेरे पास दो आँखें हैं और दो आँखों में अगर एक आँख तेरे काम पे होगी तो एक आँख तेरे लक्ष्य पे। तो तू सिर्फ एक ही आँख से काम कर सकेगा, लेकिन जब दोनों आँखें तेरे काम पे होंगी ना तो तू अपने आप वो चीज़ तेरे हाथ में आ जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज़, अपना लक्ष्य एक बार फिक्स करके पूरी अपनी एनर्जी डायरेक्ट कर दो प्रोसेस पे। रिजल्ट आपके हाथ में है नहीं, आप सोचोगे आपकी एनर्जी डाइवर्ट होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। फोकस ऑन द प्रोसेस, रिजल्ट विल इवेंचुअली कम। ओके भैया जी, अगला क्वेश्चन जो आपसे है ना मेरा, वो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है कि जो यंगस्टर्स होते हैं या जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक ऐसा पीरियड तो ज़रूर आता है ना कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे कि 12th क्लास में मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील किया था, क्योंकि मैंने फैब तक भी मेरा काफ़ी सारा सिलेबस नहीं हुआ था। तो डिप्रेशन क्यों होता है और इससे हम कैसे निकल सकते हैं? रेहान भाई, ये सेशन ही डिप्रेशन को लेके है कि डिप्रेशन का क्या आज इतने यंगस्टर्स हैं। क्योंकि एक सिंपल सी बात जो मेरे को एक बड़ा फैक्टर्स लगता है, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर लगता है डिप्रेशन को लेकर, कि बच्चों की गलती नहीं है। हमारी जो पुरानी पीढ़ी है ना, उन लोगों ने लीडर्स क्रिएट ही नहीं किए। नहीं तो हमारे से पहली पीढ़ी देखो, महात्मा गांधी, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज भी जो लोग हैं वो पुरानी पीढ़ी के उनको इस्तेमाल करते हैं एज आइकन। सरदार वल्लभ भाई पटेल, नहीं तो इंदिरा गांधी के टाइम की पीढ़ी, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम की पीढ़ी, इन लोगों को नए आइकन्स देने थे। लेकिन आइकन्स की कमी है। एक अकेले एपीजे अब्दुल कलाम बहुत है, लेकिन वैसे और आइकन्स भी तो खड़े होने चाहिए थे ना। यंगस्टर्स आइकन्स को ही फॉलो करते हैं। आज आइकन ही अलग है, आइकन है ही नहीं। सो यंगस्टर्स के पास कोई लक्ष्य है ही नहीं, एमलेस। उनकी एनर्जी है, एनर्जी की इतनी ज़बरदस्त वैल्यू है, जब आप उसको एक जगह सनलाइट को फोकस करते हो तो जला देती है चीज़ों को। लेकिन वही एनर्जी जब डिवाइडेड है, कहीं इमोशन में, कहीं किसी की गर्लफ्रेंड नाराज़ है, कहीं किसी की पढ़ाई परेशान हो रही है, कहीं किसी के पेरेंट्स ने पढ़ाई करो, तो हर किसी का फोकस क्या है? हर किसी गोल ओरिएंटेड सोसाइटी हो गई है। हर कोई आपसे रिजल्ट चाहता है। डिप्रेशन का एक मैं सिंपल सा आपको एक रीज़न बताता हूँ। एक मुर्गी जो है वो सोने का अंडा देती है। सो मुर्गी भी इम्पोर्टेंट है, अंडा भी इम्पोर्टेंट है। आज क्या है, सब लोग भाई पेरेंट्स क्या पूछेंगे, भाई कब नौकरी लग रहा है, टीचर क्या पूछेंगे, कितने मार्क्स है। कोई भी ये ध्यान नहीं दे रहा भाई तुम कैसे हो, तुम्हारी हालात कैसे, तुम मेंटली कैसे हो, कोई नहीं पूछ रहा। एक सिंपल सी चीज़ है, एक बार एक व्यापारी के पास एक मुर्गी थी, सोने के अंडा देती थी वो। तो जब अंडा वो सोने का देती थी तो व्यापारी को एक बार दिमाग में आया, डेली एक अंडा देती, क्यों ना इसको मैं काट के सारे अंडे एक बार ले लूँ। तो उसने क्या किया, मुर्गी का ध्यान रखने के बजाय मुर्गी को काट दिया और वो मुर्गी के अंडे देने लगे। सिमिलरली आज की सोसाइटी में सब लोग यंगस्टर्स से पॉलिटिशियन अपनी उम्मीद लगाए हुए हैं। हर कोई इंसान अपने सभी उनको मारने पर लगे हुए हैं। चाहे वो टीचर, चाहे वो पेरेंट्स, चाहे वो सोसाइटी, प्रेशर कुकर बना दिया गया है कि प्लीज़ रिजल्ट दो। किसी को मतलब नहीं तुम क्या हो, तुम्हारी आइडेंटिटी, अच्छा तू किस चीज़ की। इवन लोगों से पूछते हैं ना तो लोग
उस बात किस हिसाब से करेंगे, अच्छा ये सीजीएल की तैयारी कर रहा है तो अच्छा ये सीजीएल का इंस्पेक्टर, चलो भाई चाय पिलाओ। कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, अरे कांस्टेबल है साइड में कर। आईएएस की तैयारी कर रहा है, अच्छा आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो आप उसकी वैल्यू इस चीज़ से नहीं वो क्या इंसान है, उसकी वैल्यू इस चीज़ से वो किस चीज़ की तैयारी कर रहा है। सो आज की सोसाइटी में खोखलापन है। आज की सोसाइटी हाउ टू इम्प्रेस सोसाइटी, कैसे एक सेकंड में दूसरे को इम्प्रेस करे, बजाय कि उसके करेक्टर में क्या है। सो ये फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, इस आइडिया से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ नॉट द लास्ट इम्प्रेशन, इस क्योंकि एक खोखलापन क्रिएट कर रहा है। तो यंगस्टर को डिप्रेशन से हटाने के लिए उनको वो काम करना चाहिए जिस काम में वो एंजॉय करे। उसके लिए पेरेंट्स को सपोर्ट में आना पड़ेगा। उसके लिए हैप्पीनेस करिकुलम दिल्ली सरकार ने चालू किया है। पेरेंट्स, सोसाइटी एज अ होल को प्रेशर कुकर बजाय अभी हमारी सोसाइटी को फेलियर्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अब फेलियर्स होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती। वहीं पर अमेरिकन लोग बोलते हैं कम एंड हैव फेलियर्स बिकॉज फेलियर्स आर द एक्सपीरियंस विच बिल्ड सक्सेस। सो फेलियर्स हमेशा ज़रूरी है और हम एज अ सोसाइटी फेलियर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, सो यंगस्टर्स को अप्रिशिएट करो क्योंकि आज दुनिया का सबसे यंगेस्ट नेशन इंडिया है। और इस यंगेस्ट नेशन इंडिया, चाइना बूढ़ा, यूरोप बूढ़ा, इटली बूढ़ा, देख रहे हो ना कोरोना से सब जा रहे हैं, इंडिया में कोई नहीं जा रहा था ना, क्योंकि वी आर द यंगेस्ट नेशन। और इस यंगेस्ट नेशन को अपनी पावर दिखानी होगी। है डिप्रेशन विप्रेशन, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था पता है? स्वामी विवेकानंद को स्वामी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका अपने माइंड पर कंट्रोल था, उसका अपनी जो है इंद्रियों पर कंट्रोल था। स्वामी ऐसा नहीं कि आज ये खाना है और आज ये पढ़ना है वो करना, वो ऐसा नहीं था, जो बोल दिया वो था। स्वामी वो मालिक था अपना, ऐसा नहीं गुलाम। हम ज़्यादातर लोग जो बोलते हैं शूद्र, ब्राह्मण, जाहिल और मुस्लिम, यही है। जो इंसान का अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं वो जाहिल है, जिसका कंट्रोल है वो मुस्लिम है, जिसका कंट्रोल नहीं वो शूद्र है, जिसका कंट्रोल है वो ब्राह्मण है। तो ये सब क्लास बेस्ड है। तो एक सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों, बी अ स्वामी। अपनी बॉडी, अपनी लाइफ का चार्ज लो। दुनिया आप पे क्या डालती है डिपेंड नहीं करता आप क्या करते हो। सूरज की रोशनी आती है, वही आती है, कोयले पे पड़ते कोई रिफ्लेक्शन नहीं, लेकिन वही रोशनी डायमंड पे आगे पड़ते तो वापस रिफ्लेक्ट करता है। आप पे डिपेंड करता है आपका एटीट्यूड क्या है। अगला क्वेश्चन भैया जी मेरा आपसे ये है कि किस तरीके से हम अपने बिहेवियर में एक लीडरशिप स्टाइल लेके आए, या लीडरशिप होता क्या है, क्यों होता है, क्यों ज़रूरी है, ये आप मुझे बताइए। सो रेहान भाई, लीडरशिप का क्वेश्चन भी काफ़ी एक बोलते एयर में है। सो लीडरशिप एक डिक्टेटर की तरह कि डिक्टेट करते हैं। कुछ लोग पोजिशनल लीडरशिप होते हैं, जैसे इंस्पेक्टर लोग, आप या आर्मी में देखोगे कुछ लोग लीडर्स होते हैं पोजीशन की वजह से, लेकिन कुछ लोग होते हैं लीडर्स क्योंकि वो इस तरीके के इंसान हैं। जैसे महात्मा गांधी, वो कभी भी कोई एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए, वो वकालत नहीं कर पाए, लेकिन वो बात करते थे वायसरॉय से, वो बात करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू से, वो बात करते थे। इवन राष्ट्रपिता का जो तमगा दिया है उनको किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने, जो एक क्लियर आईएएस थे उस टाइम के, आईसीएस, और उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, उन्होंने उसको राष्ट्रपिता दे दिया। तो लीडरशिप के सबसे बड़े मायने क्या है? सबसे बड़ी चीज़ जो इस ज़िंदगी में है रेहान, वो है टीम वर्क। एक छोटी सी चींटी जो कुछ नहीं कर सकती, वो टीम वर्क से अपने से 100 गुना ज़्यादा भारी मकड़ी को उखाड़ देते हैं। तो लीडरशिप की क्वालिटी क्या है? वो अपने चारों ओर की सराउंडिंग को एक पॉजिटिव मैसेज दे, वो लोगों को एनकरेज करे गलतियाँ करने के लिए, वो उनको सपोर्ट करे, और जब वो लोग सक्सेस हों तब अपने आप वो लोग बोले कि हमने मिल के किया। लीडरशिप में कि आप कैसे टीम वर्क को एफिशिएंसी देते हो, एक आदमी कैसे पूरे सेंटिमेंट चेंज कर देता है। भगत सिंह ने पूरा सेंटिमेंट चेंज कर दिया, महात्मा गांधी जी ने पूरा सेंटिमेंट चेंज कर दिया। व्हाट इज एपीजे अब्दुल कलाम? लीडर्स कभी नहीं मरते। आज हम उनसे सीख ले रहे हैं, कल की जनरेशन उनसे सीख लेगी, परसों, क्योंकि लीडरशिप एक आइडिया है, एक आइडिया, और वो आइडिया हमेशा इस दुनिया में रहता है। महात्मा गांधी कभी नहीं मरेंगे। बुद्धा क्या एक भारत में पैदा होने वाला, आज सदियाँ बीत चुकी है और जापान, चाइना, इन सबको सभ्यता सिखा गया। लीडरशिप इज ऑल अबाउट कॉन्करिंग हार्ट्स। आप कितना किसके दिल में जगह बनाते हो, क्योंकि आपने अगर किसी का दिल जीत लिया, ना सिर्फ इस पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए, तो आप वहाँ पर रूल करोगे। सो लीडरशिप इज लाइक दिस। इतने सारे सवालों के सही जवाब मिले, और अब लास्ट में भैया जी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि ऐसा होता है कि कभी कभी अकेले चलना बहुत आसान होता है, लेकिन वहीं पर जब हम ये फैसला लेते हैं ना कि हमें सबको साथ पकड़ के चलना है,
तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है लाइफ। जैसे रतन टाटा भी कहते हैं कि अगर आपको ज़्यादा तेज़ चलना है तो आप अकेले चलो, लेकिन अगर आपको लंबा और टिक के चलना है तो आप ग्रुप में चलो। तो मेरा बेसिक सवाल मेरा यही है, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड IQ, और इन दोनों में से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सो ये क्वेश्चन तो बड़ा है, इमोशनल इंटेलिजेंस IQ क्या है। सो ये तो अभी रिसर्च में भी आ गया है कि जिन लोगों के पास IQ होता है और इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होते, जिनके पास टैलेंट होता है लेकिन उस टैलेंट को करने के लिए एक इमोशन चाहिए, इसको बोलते हैं वर्क एथिक। जो इमोशन है आपका, जो दूसरे के इमोशंस को बेटर अंडरस्टैंड करता है, जो अपने इमोशंस को बेटर अंडरस्टैंड करता है, उस हिसाब से रिस्पॉन्स करता है, वो इंसान ज़्यादा सक्सेसफुल है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के 2 एग्जाम्पल है। विराट कोहली को इतना ज़्यादा, वो खुद बोलता है मैं इतना टैलेंटेड खिलाड़ी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करता हूँ। वो बंदा जिसको सबसे ज़्यादा अपना जो है टिक्का पनीर और जो है वो छोले कुलचे पसंद थे, आलू छोले पसंद थे, वो 8 तक 3-4 साल हो गए ना उसने मीट खाया, क्योंकि उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है। वो सक्सेसफुल इजीली है। तो मैटर क्या करता है? मैटर लाइफ में हमेशा करता है आपके इमोशंस, आप कितना दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, क्योंकि लर्निंग इज ऑल अबाउट योर ग्रुप ना। सो आपका जब दूसरे के इमोशन समझोगे तो आप, सिंपल सी चीज़ है, इमोशन का मतलब क्या, आपको हम्बल होना पड़ेगा। अगर आप में ईगो है और अगर आपसे कोई बेहतर पर्सनैलिटी का इंसान आपके सामने है तो आप उसे सीख नहीं पाओगे। लेकिन एक हम्बल इंसान जिसको कुछ नहीं आता, वो बोलेगा कि मेरे को नहीं आता, वो सीख लेगा। इमोशन ही ज़िंदगी में, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही मायने रखती है बजाय कि IQ के। लेकिन दोनों होंगे तो एक्सीलेंट। तो बहुत मज़ा आया कि इतना बढ़िया सेशन रहा। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी व्यूवर्स हैं उनको इन क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। और थैंक यू सो मच अक्षय भाई कि आप यहाँ पर आए और आपने अपना बहुत सारा टाइम स्टूडेंट्स को दिया और अच्छे अच्छे से जवाब दिए, ताकि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो उसको हम सॉर्ट आउट करें और आगे बढ़ते रहें। और दोस्तों, मैं आप सभी से ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड या स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड कोई भी परेशानी है ना भाई, तो कमेंट में लिख दो, अगली वीडियो ज़रूर बनाऊँगा उसके ऊपर। सो मेरे सारे प्यारे दोस्तों, मेरे बच्चों या फिर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, जैसे भी आपका कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि अभी जो मैं जनरल स्टडीज़ पढ़ा हूँ, लेकिन आपको कोई भी इशू हो लाइफ को लेके, कैसे भी, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। आपको जो भी इशू है लाइफ को लेके, कुछ भी पूछ सकते हो। और अगली वीडियो से मैं जनरल स्टडीज़ में पॉलिटिकल साइंस शुरू करने जा रहा हूँ। तो जनरल स्टडीज़ में मैं आपको पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सब पढ़ाऊँगा BRECS पर। सो गेट रेडी फॉर द न्यू थिंग्स। ओके, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।